गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस विषय पर बात करेंगे भारत की जनजातियों के बारे में। जो कुछ महत्वपूर्ण जनजाति हमने ऑप्ट की थी, हमारे सिलेबस में दी गई है और जिनको हम पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करना चाहते थे। तो हमने कुछ जनजातियाँ डिस्कस की थी और कुछ जनजातियाँ जिन्हें हम लोग डिस्कस करना है, जैसे नागा और भील जनजाति को हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग जो इसके बारे में जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, वो है टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति क्योंकि हमने जो जो जनजाति जो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में, वो भारत के विभिन्न कोनों से हैं। अब देखिए कि भील जनजाति भारत के पश्चिमी हिस्से में है, ये टोडा जनजाति भारत के दक्षिणी हिस्से में है, नागा जनजाति भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है और या पाई जाती है या वहाँ पर मिलती है, उनकी मौजूदगी मिलती है। और एक संथाल जनजाति के बारे में करेंगे। जो संथाल जनजाति भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, जो कैसे छोटा नागपुर के पठार और उसकी समीपवर्ती इलाकों में, रांची के पठार, हजारीबाग के पठार, वहाँ पर मिलती है। तो इस तरह से भारत के विभिन्न कोनों को कवर करते ही हम लोग हमारे सिलेबस के महत्वपूर्ण भाग के रूप में हम 4 जनजातियाँ पढ़ते हैं। वैसे जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है भारत में और उनको एक एक पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में जिस टोडा जनजाति को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में चला करते हैं। पहली बात तो टोडा। टोडा और टोडा नाद शब्द है कि मलयालम शब्द है। उस मलयालम शब्द का मतलब ये होता है कि टोडों का निवास क्षेत्र या मलयालम में क्षेत्र कहते हैं। नाद शब्द से अभिप्राय मलयालम भाषा के अनुसार मतलब कि किसी इलाके, क्षेत्र या एरिया स्पेसिफिक को हम संबोधित करते हैं। तो वहाँ पर जब हम संबोधित करते हैं टोडा नाद, तो टोडा नाद की बात करें तो टोडा नाद एक तरह से तमिलनाडु के और जो कर्नाटका, तमिलनाडु और इस तरह से कह सकते हैं कि केरला, इनके एक जॉइंट इस तरह से एरिया होता है जहाँ पर ये मिलते हैं, मौजूदगी होती है। और उस जगह को जैसे कहते हैं नीलगिरी का भाग कह सकते हैं, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं और उस जगह पर जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर एक क्षेत्र है भारत का बहुत ही फेमस, कैसे कहें कि जैव विविधता क्षेत्र है या एक भूआकृतिक विशिष्टताओं से युक्त प्रदेश है, उसे नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो नीलगिरी क्षेत्र में ये लोग, इनकी मौजूदगी होती है। स्पेशली उद्गमंड या कह सकते हैं उद्गमंड या जो कहे कि ऊंटी जो स्थान है, एक पर्वतीय स्थल है, भारत का एक रमणीय स्थल है, उसके आसपास के इलाकों में इन लोगों की मौजूदगी होती है। अच्छा, टोडा अपने आप को नीलगिरी का स्वामी मानते हैं। ये मानते भी नहीं, स्थानीय दूसरे निवासी भी इनको नीलगिरी का स्वामी मानते हैं। वो क्योंकि अतीत काल से इनका इस क्षेत्र पर अधिकार रहा है और अन्य जनजातियां, अन्य समुदाय इनकी अनुमति से ही यहाँ पर ये लोग आ पाते थे, यहाँ पर ही रह पाते थे। इनकी जो हम लोग जिन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उसके हिसाब से है कि एक तो भारत के दक्षिण भाग में मौजूद ये जनजाति है और एक महत्वपूर्ण जनजाति हम लोग इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं। वो दो चीज़ें कारण, किन कारणों के आधार महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि इनकी आबादी मात्र 2000 है। ये उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार भील जनजाति की आबादी है। वो भील जनजाति की आबादी पूरे भारत में 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। संथाल जनजाति जाता है लगभग इतनी जनजाति है। तो गोंड जनजाति है, लगभग इतनी ही आबादी उनकी है। तो इस तरह से विशाल समुदायों के रूप में नहीं है, ये छोटी है, लेकिन क्योंकि क्षेत्र विशेष में निवासरत रहने के कारण और एक प्रतिनिधि जनजाति होने के कारण, एक दक्षिण भारत के और लोगों की शारीरिक बनावट से भिन्न बनावट है इसकी, उसका भी एक कारण हम देखते हैं। तो वो सब चीज़ों का इनका फर्क पड़ता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इनको कहेंगे कि नीलगिरी के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, इनकी शारीरिक विशेषताएं हम लोग जो अगर डिस्कस करें तो क्या होगी? शारीरिक विशेषताएं जो कि इनका निवास क्षेत्र नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में 1500 से 2000 मीटर या 2500 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर ये मिलते हैं। तो जिन स्थानों पर ये लोग मिलते हैं वहाँ की जलवायु दक्षिणी भारत में रहते हुए भी, विषुवत रेखा के समीप होते हुए भी ठंडी पाई जाती है। एक तो ये फर्क होता है। तो उसके कारण क्या होता है,
यहाँ के लोग हैं वो लंबा शरीर, सुगठित शरीर होता है, गोरा रंग होता है, बड़ी आंखें होती हैं उनकी, पतली लंबी नाक होती है, जबड़ा बड़ा होता है, एकदम मजबूत कटकाती के दिखाई प्रतीत होते हैं। अच्छा, जो एक चीज़ हो कि यहाँ के जो दूसरे समुदाय रहते हैं ना, एक तरह से कहें कि बड़ागा है, कोटा है, इरुला है, कुरुम्बा है, इनसे बिल्कुल थोड़ा अलग दिखाई देते हैं ये लोग। इनसे इनका एक तरह से कि शारीरिक संरचना की दृष्टि से हम लोग देखें, शारीरिक बनावट के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा सा उनसे भिन्न प्रतीत होते हैं। अच्छा, ये है निवास क्षेत्र है जो नीलगिरी के उन ऊंचे स्थानों में है। तो जिस स्थानों पर होते हैं उनमें वर्षा की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, वर्षा वहाँ ठीक होती है और घासें भी अच्छी तरीके से उगती है। तो ये एक तरह से देखा जाए क्लाइमेटिकली कंडीशंस देखा जाए, हम लोग ऑब्जर्व करें उस चीज़ों को, तो ये पशुपालन के ज़्यादा मुफीद दिखाई पड़ता है बजाय कृषि की तुलना में। अच्छा, और फिर हम टोडा के जो तौर तरीके हैं, एक तरह से कहें कि हम लोग किस तरह की ये भोजन के रूप में क्या क्या ये लोग लेते हैं, तो उनके बारे में बात करें तो मूलतः टोडा शाकाहारी हैं। मूलतः टोडा शाकाहारी है। ये भैंस का दूध, दही, मक्खन, यही इनके भोजन का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। साथ में कंदमूल, फल जो यहाँ नीलगिरी के जो कह सकते हैं जो वन्य क्षेत्र है वहाँ से एकत्रित करके ये लोग लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो स्थानीय निवासी हैं उनसे व्यापार के माध्यम से चावल, मोटे अनाज, ताड़ का गुड़ है जो, और कुछ ऐसा है कि खुद आलू वगैरह की खेती कर लेते हैं, कुछ साग भाजी भी अपने यहाँ पर स्थानीय तौर पर उपजा करके, और ये इससे अपना भोजन के रूप में जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी करते हैं। अच्छा, वस्त्र परिधान एक कंधे से लेकर के एक लंबा चौड़ा पहनते हैं एक्चुअली, और धोती बांधते हैं, है ना। कंधे से लेकर एक लंबा चोगा पहनते हैं और धोती बांधते हैं। धोती जो दक्षिण भारत का एक तरह से महत्वपूर्ण पार्ट है पहनावे का और वेशभूषा के तौर पर हम लोग इसको जानते हो। तो धोती बांधते हैं, और खास चीज़ जो है कि जैसे अन्य समुदायों के लोग, अन्य जनजातियों के लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपना सिर ढकते हैं, कहीं ना कहीं टोपी लगाते हों, पगड़ी लगाते हों, कुछ और करते हों, है ना, एक तरह से। लेकिन ये लोग क्या है, अपना सिर नहीं ढकते। इस खास चीज़ है इस जाति की। अच्छा, ये कि रहने सहने के तौर तरीकों को देखें तो लंबे बाल रखना और दाढ़ी रखना इनकी विशेषता रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल आधुनिक सभ्यता का इन पर प्रभाव हुआ है, तो ये दाढ़ी वगैरह को कटाना और कटिंग वगैरह बनवाना, ये सब चीज़ें इन पर भी इनका इनका एक तरह से प्रभाव पड़ चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे नवयुवक है, युवा लोग हैं, वो लोग इस तरह से रखना पसंद नहीं करते आजकल। अच्छा, निवास है तो हम लोग के निवास स्थानों की आवास की बात करें तो नीलगिरी का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग स्थायी झोपड़ों के रूप में रहते हैं, यानी कि बस्ती आवासों की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन एक तरह से कहें कि स्थायी झोपड़े बनाते हैं। झोपड़े कच्चे होते हैं लेकिन स्थायी तौर पर वहीं रहते हैं, तो उनका होता है। तो उनका एक महत्वपूर्ण भाग होता है कि जो झोपड़ों में निवास करना या इनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो एक एक होता है इनका झोपड़े जो बनाते हैं, स्थायी झोपड़े बनाते हैं, उसमें पशुओं के लिए अलग होता है और रहने का अलग होता है, क्योंकि और इसमें क्या होता है कि अपने इनके घर साफ सुथरे और व्यवस्थित होते हैं। अच्छी बात क्या है, इन टोडा जनजाति के लोगों की विशेषता है इनके घर बहुत साफ सुथरे और व्यवस्थित होते हैं बनस्पत अन्य जनजातियों की तुलना में। तो साफ सुथरे और व्यवस्थित घर होने के कारण और घर के अंदर एक मंदिर का एक तरह से तो रहने के लिए जो जगह होती है वो, और दूसरा होता है मंदिर वगैरह के लिए एक स्थान होता है। तो उस मंदिर वगैरह के अंदर मौजूदगी के कारण क्या होता है, ये लोग अपने जूते वगैरह और इस तरह से बाहर ही उतार करके अंदर प्रवेश करते हैं। और इनका जो झोंपड़े होते हैं उनका गेट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है एक्चुअली, वो छोटा होता है। तो उसमें ये लोग झुक कर के प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब 1 मीटर तक का या 1.5 मीटर तक का 1 मीटर तक का ही अगर उसका प्रवेश द्वार होगा तो ये झुक के ही इनको घुसना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये चीज़ें इनकी प्रमुख विशेषताएं होती है। और जो झोंपड़ी जो स्थायी है, क्योंकि झोंपड़ा शब्द एक तरह से एक कच्चे घर का एक एहसास दिलाता है ना, एक तरह से कि घास फूस और टहनियों के, बांस की टहनियों से, घास फूस आदि से बना हुआ एक तरह से घर होता है। तो
कच्चा घर जो एक तरह से कहेंगे स्थायी होता है लेकिन कच्चा होता है, और घास फूस और बांस की टहनियों से जो स्थानीय वनस्पति में जो इनको एक तरह से पेड़ या जो उनकी टहनियाँ सुटेबल लगती है उनके हिसाब से ये लोग अपना बनाते हैं। अच्छा, इनका जो आवास होता है वो अर्ध ढोल नुमा होता है। आधा ढोल कैसे कहते हैं ना, ढोल होता है ना, तो ढोल के बजाय आधा ढोल हो एक तरह का, उस तरह का इनका आवाज होता है, अर्ध ढोल नुमा इनका आवाज होता है। और इनका इसमें एक चीज और है जो इनके दो उसमें कह सकते हैं इनके निवास क्षेत्र को जो घर होता है, झोपड़े बने होते हैं, उनमें आबादियों की जो कहते हैं संख्या वो ज्यादा नहीं होती, 7-8 झोपड़े ही एक बस्ती में होते हैं, और 7-8 होते हैं, और 7-8 झोपड़ों का एक इसको जो अपने खुद के झोपड़ों को ये अर्श शब्द से कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्श बोलते हैं। अर्श झोपड़े का नाम होता है एक्चुअली, तो स्थानीय नाम होता है इनका अर्श। और एक होता है मेड़। अच्छा, मेड़ क्या होता है? इन सब इस जो कि टोडा जनजाति मूलतः पशुपालन जनजाति है। इनके यहाँ पर पशुपालन की उपयुक्त दशाएं हैं, और ये भैंसे वगैरह अपना रखने का काम करते हैं, और इनके दूध से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन दूध इनकी या जो पशु उत्पाद हैं ये इनकी कैसे कहेंगी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इसलिए इससे हमें कुछ समझना चाहिए कि ये आदिम समुदायों का मतलब यही होता है, इनकी तौर तरीके बहुत आदिम हो। ऐसा नहीं कि दूध आधुनिक समाज के लोग नहीं पीते, लेकिन इनका एक महत्वपूर्ण तरीका है कि पशुपालन पर आधारित है, और पशुपालन पर ही अपनी जीविका होती है। आज के समाज में बहुत प्रकार की हम लोग एक तरह से कहते हैं ना जीवन शैलियाँ आ गई है, और उनका खान पान के तौर तरीके, रहने सहने के तौर तरीके, निवास स्थान का आकार, उसका प्रतिरूप अलग तरह का होता है। पूरे नीलगिरी क्षेत्र में एक तरह से 150 से 200 बस्तियां होती हैं, और एक तरह से कैसे कि हम लोग इसमें मेड कहेंगे जिनको हम लोग मेड कैसे 150 से 200 इनकी है, और एक में 7-8 ये लोग क्या होते हैं ना झोंपड़े होते हैं एक मेड में। और एक मेड जो होता है 7-8 झोंपड़े होते बने हुए समुद्र जनजाति लोगों के, उनका एक होता है जिसको क्या बोलते हैं हम गृह मंदिर या मेड कह सकते हैं, जहाँ पैसे वगैरह ये लोग अपने पशुधनों को पुनः रखते हैं। यहाँ पर जिस आदमी की जो अपॉइंट करते हैं ना पलोल के रूप में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको पलोल कहते हैं। पलोल मतलब इस समुदाय का उसको आजीवन ब्रह्मचर्य रहना होता है, और उसकी बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि उसको मेड का वो एक तरह से संरक्षक होता है वो चीज़ें, कुल मिलाकर के कहेंगे तो हम लोग मेड का, जहाँ पर इनके दुग्ध उत्पाद जो पशुओं के उत्पाद हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं, और उनका स्वामी होता है। अच्छा, यहाँ पर इस समुदाय में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम पाई जाती है, और इसका कारण क्या होता है? जब महिला पुरुष अनुपात गड़बड़ जाता है तो फिर सब एक अलग विभिन्न प्रकार के समाज अपना अपना अलग तरीके का एक ढांचा विकसित करते हैं। तो यहाँ पर इनमें इस ढांचे का एक भाग के रूप में यहाँ पर एक बहुपत्नी प्रथा जो हो सकते हैं कि या कह सकते हैं कि बहुपतित्व की प्रथा यहाँ पर प्रचलित है, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं के एक से अधिक पति रखने का प्रावधान है यहाँ पर इस टोडा जनजाति के संदर्भ में देखा जाए तो। दूसरा क्या होता है कि जब इनके घरों में मेहमान जब लोग आते हैं तो अपनी जो पत्नियां हैं वो उन मेहमानों की खातिरदारी में उनके पास में ये भेजते हैं, और ऐसा जब वो लोग कहीं और जाते हैं मेहमान बन के तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो इस तरह से एक बड़ा जो इस तरह से जो हम देख सकते हैं चीज़ों में कि भाई बहुपतित्व की प्रथा मौजूद है। और जो इसमें दो प्रमुख भाग होते हैं, एक तो टॉर्थेरोल और एक टोमेलोल, दो भाग होते हैं इनके। इनमें आपसी विवाह नहीं होते, आपसी जो कह सकते हैं ना वैवाहिक संबंध इस दोनों प्रकार के समूह में बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, टॉर्थेरोल और टोमेलोल जो दो प्रकार के जो हम लोग किसकी बात करें कि जानवर ग्रुप होते हैं, और भाषा ये लोग एक तमिल और कन्नड़ का मिश्रित भाग बोलते हैं। तमिल और कन्नड़ का एक मिश्रित भाग है ना, वो ही अपनी बोलचाल के रूप में समझने के रूप में ये रखते हैं।
लेकिन इनकी खुद की एक मौलिक भाषा और है, अपनी खुद की भाषा भी है इनकी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं की भाषाओं का अनुसरण करते हैं, अंधानुकरण करते हैं, नहीं, वो उनको समझते हैं, लेकिन इनकी खुद की मौलिक भाषा भी एक जनजातीय समुदाय की भाषा है, वो है यहाँ पर। तो ये बहुत कम आबादी है इनकी, तो इनकी भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं उस हिसाब से कि एक बहुत ज़्यादा बड़े भाग पर अगर फैली हुई भाषा होती है, उसमें साहित्य उपलब्ध होता, तो उसकी उसकी उपलब्धता से अन्य लोग लाभान्वित होते, लेकिन कम लोग हैं और इनकी एक मौलिक भाषा भी है, लेकिन ये लोग तमिल और कन्नड़ की मिश्रित भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनके साथ ही जो लोग समुदाय होते हैं, जैसे बड़ागा, कोटा, ये लोग खेतीहर किसान होते हैं, और ये इनकी चूंकि इनको स्वान माना जाता है नीलगिरी का, तो ये जो अपनी ज़मीन पे जो कुछ उपजाते हैं उसका एक अंश इनको देते हैं, और उस व्यापार के रूप में भी ये लोग अपने पशु उत्पादन से खरीदना है या कुछ करना है, तो ये कोटा और ये बड़ागा लोग हैं जो नीलगिरी के लोग, तो वो क्या करते हैं, ये समय प्रति किसान जो होते हैं वो उनसे कुछ पशु उत्पादों को लेना होता है और वो खाद्यान्न वगैरह अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इस प्रकार हमने टोडा जनजाति के बारे में जानी। ये महत्वपूर्ण जनजाति भारत के दक्षिणी भाग में निवासरत है, और इस निवासी जनजाति की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000 ही है, लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस के पार्ट के रूप में हम इसको पढ़ते हैं, एक पशुपालक जनजाति है, और चूँकि दक्षिण भारत की जनजाति की अन्य निवासरत लोगों की तुलना में इनकी पृथक शारीरिक संरचना होती है, उसके हिसाब से और इनकी शारीरिक बनावट, इनकी अलग संस्कृति के कारण इसको लोग अपने जो किसी अध्ययन क्षेत्र में इसको या सिलेबस का पार्ट हमने बनाया है इसको। तो अब हम लोग नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे, वो है संथाल जनजाति, जो मध्य पूर्वी भारत में छोटा नागपुर कतार के आसपास ये इस जनजाति को हम लोग देखते हैं।